नमस्ते दोस्तों, अगर आप RUSS BSc नर्सिंग 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 नंबर के इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की पूरी रणनीति और सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स एंड टाइम टेबल और स्मार्ट स्टडी टिप्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए आज का सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आज इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको आपको समझना है, इसके बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजी स्ट्रेटेजी, इसके बारे में कैसे बायोलॉजी को आपको कवर करना है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों तीन सब्जेक्ट है जो BSc नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, इसको कैसे कवर करना है, कैसे इसके वो स्टडी प्लान करना है, इसके बारे में समझेंगे। और स्टडी टाइम टेबल आपको किस प्रकार, आपके पास लगभग अभी 23 दिन, 22 से 23 दिन है वो एग्ज़ाम को शेष है। आपका एग्ज़ाम होगा वो 27 मई को होगा, तो आपके पास 22 से 23 दिन के है वो शेष रहे। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार वो स्टडी प्लान करना है तो इसके बारे में बात करने वाले। मॉक टेस्ट और PYQ स्ट्रेटेगी, इसके बारे में बात करनी, कहाँ से मॉक टेस्ट जो कह सकते हो और MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करनी, इस सभी के बारे में वो अपन इस बात करने वाले। और बोनस टिप्स, इसके बारे में जो अलग से भी जो टिप्स है, मोटिवेशनल टिप्स है, उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अपना एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। एग्जाम पैटर्न को समझना, तो सबसे पहले जानते हैं कि RUSS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम के अंदर। तो टोटल आपके जो एग्जाम के अंदर है वो टोटल 100 MCQs आएंगे। प्रत्येक MCQ होगा वो आपका 1 मार्क्स का वो MCQ होगा, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपका वो एग्ज़ाम होगा। जिसमें बायोलॉजी की सब्जेक्ट है वो, जिसके अंदर जो 34 MCQs है वो क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। सब जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ टाइप में होंगे। बायोलॉजी के अंदर टोटल है वो 34 क्वेश्चन MCQ आएंगे, और केमिस्ट्री के अंदर वो 33 MCQ देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और फिजिक्स के अंदर है वो 33 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा MCQ आएंगे वो आएंगे बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 33 और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी में किसी भी प्रकार की वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सारा सिलेबस 12वीं की लेवल NCERT बेस्ड होगा। इसके अंदर 11वीं क्लास का वो NCERT जो सिलेबस नहीं है, ओनली फॉर 12th का ही सिलेबस है, वो भी NCERT न्यू अपडेट सिलेबस। तो ये था आपने जो एग्ज़ाम का पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी स्ट्रेटेजी, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो 34 MCQs आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 50% पेपर है वो यहीं से आता है। NCERT को लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, ये वाला आपको सबसे पहले जो टॉपिक्स दे रखे जो चैप्टर्स है इसको कवर करना है, क्योंकि इससे वो हाई वेटेज चैप्टर है, इससे ज़्यादा MCQs है वो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। हर चैप्टर के है वो पढ़ने के बाद आपको क्या 20 से 25 MCQ लगाने हैं। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आपको एक शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लेना, और जो प्रैक्टिस करनी है 20 से 25 वो MCQs की प्रैक्टिस करनी है। और बायोलॉजी डायग्राम और कीवर्ड है, याद रखना। जो डायग्राम बेस्ड है, जो MCQs है वो कीवर्ड है, वो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी आपको किस प्रकार करनी है। तो केमिस्ट्री का लेवल आसान मध्यम होता है, जो इसके अंदर जो ज़्यादा डिफिकल्ट जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम के अंदर, ओनली फॉर जो मध्यम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम को देखने को मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा फोकस आपको करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको सबसे पहले कवर करना है। और रिएक्शन, जो नाम की रिएक्शन है उसको सब एक पेज के अंदर लिख लेना। उसके बाद याद करना जो नेम ऑफ रिएक्शन है जैसे। और NCERT की डेफिनेशन याद रखना, जो NCERT के अंदर डेफिनेशन दे रखी है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिएक्शन और NCERT की डेफिनेशन याद रखना है। और हर चैप्टर के कम से कम है वो 15 से 20 से साल लगाने। तो आपने चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी जो MCQs है उसको प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे केमिस्ट्री के। अब बात करते हैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फिजिक्स थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड भी होता है, पर स्कोरिंग भी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्कोरिंग भी आप आसानी से कर सकते हो, और ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं लगता है। इसमें क्या थ्योरी और डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। जो थ्योरी दे रखी है थ्योरी को कवर कर ले तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो थ्योरी के अंदर ज़्यादा रहेंगे, और डेफिनेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी और डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मोशन लॉज, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और
ऑप्टिक्स, इनमें से जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर वो ज़्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना जो हाई वेटेज चैप्टर है, उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन स्मॉल चैप्टर है वो उसको बाद में कवर करना। बहुत भारी न्यूमेरिकल पे समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो ज़्यादा हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल है वो एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ओनली फॉर शॉर्ट और मॉडरेट टाइप का आपके जो मीडियम लेवल का एग्जाम के अंदर एक पेपर है वो पैटर्न देखने को मिलेगा। ज़्यादा हाई लेवल का पेपर वो नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पर फोकस, बहुत भारी क्वेश्चन है उस पर फोकस नहीं करना है। और कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। जो कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर वन लाइनियर क्वेश्चन है, वन लाइनियर जो यूनिट मात्र के जो किसी क्या यूनिट है क्या यूमा है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है स्टडी प्लान आपको कैसे पकड़ना है। आपके पास लगभग करीबन आपको 20 से 22 दिन मान के चलना है। अभी आपको 27 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 20 से 22 दिन मान के चलना है। तो क्या करना है आपको, अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल आपको किस प्रकार, आपको कौन सी सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़नी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी को आपको लगभग कितना टाइम देना है, 2 घंटे का टाइम देना दिन के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर 1.5 घंटे का टाइम देना है, और फिजिक्स के अंदर 1 घंटे का टाइम देना है। अगर इतना अपन टाइम दे दिया तो आपका ये जो आसानी से वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर दिन में आपको है वो 1 से 2 चैप्टर है वो रिवाइज करना है। जो आपने चैप्टर इतनी टाइम हो गया, आपने तो सिलेबस तो कवर कर रखा है, लेकिन आपको रिवाइज करना है। तो टोटल आपके कितने मान लो, लगभग 40 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। टोटल 40 चैप्टर मान के चले ना, तो आपके लगभग एक दिन में 2 चैप्टर कवर कर लिए ना, तो आपका आसानी से वो 27 पेज तक है वो आसानी से रिवीजन हो जाएगा। और 2-3 बार आप आसानी से रिवीजन कर लेगा, शॉर्ट नोट्स आसानी से कवर कर लोगे। तो हर दिन आपको 1 से 2 दिन है वो 1 से 2 चैप्टर है वो रिवाइज करने हैं। और हर रविवार को मॉक टेस्ट देना है। जो हर रविवार संडे को है आपको मॉक टेस्ट देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और बाद में एनालिसिस करना है कि खुद का एनालिसिस करना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने में से कितने मार्क्स आ रही है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। अगर जिस चैप्टर के अंदर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं उसको वापस से रिवाइज करो और फिर से मॉक टेस्ट दो। बोनस, जो टॉपिक वीक लगे उसे अगले दिन पहले कवर करें। तो आपको जो टॉपिक से वो वीक लग रहा है तो उसे अगले दिन है वो पहले कवर करें। उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, पहले जो वीक है उसको कवर करना है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी। मॉक टेस्ट कैसे देना है और पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। तो मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे ज़रूरी है। जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम हुए उसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट देखने को मिले। तो आपको प्रीवियस ईयर जो 5 साल के वो एग्जाम हुए थे उनको भी पढ़ना है, कैसे कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं उसको भी प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट है उसको भी प्रैक्टिस करनी है। और हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि हफ्ते में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि आपके लिए जो इजी हो जाएगा बाद में। जितने ज़्यादा है वो जो मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो आसानी से कवर होगा। तो हफ्ते में 2 बार है वो मॉक टेस्ट लगाना है। कम से कम 5 साल के पुराने पेपर को आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है। और टेलीग्राम ग्रुप या नर्सिंग इंटरेस्ट बुक से पीवाईक्यू ले। जो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएंगे। और नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की बुक्स है, बुक्स भी मिलती है, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और पीवाईक्यू ले सकते हो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट और सवाल पढ़ने की वो स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। जिससे जितनी ज़्यादा जो क्वेश्चन है आंखों के सामने आएगा उतनी जो स्पीड बढ़ने की वो बढ़ जाएगी और इम्प्रूव भी हो जाएगी और मैनेजमेंट टाइम का भी अच्छा रहेगा। तो ये थे अपने जो मॉक टेस्ट की और स्ट्रेटेजी की। अब नेक्स्ट है बोनस टिप्स है। इसके अंदर कुछ स्मार्ट टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको आप देख लेना। हर दिन का टारगेट बनाए रखें और खुद को ट्रैक करें। हर दिन का टारगेट बना के आपको स्टडी करनी है और उसके बाद खुद को ट्रैक करना है कि हाँ कितना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को, कितना टाइम और मॉक टेस्ट कब देना है, इसके बारे में आपको टाइम टेबल बनाना है और खुद को टारगेट करना है। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन, अभी लगभग 22 दिन रहा है। अभी आपका ये दिन आपको जो है तय करेंगे कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं, आपका एडमिशन होगा या नहीं। तो कुछ दिन के लिए आपको मोबाइल है वो साइड में रख दो, क्योंकि बाद में मोबाइल पड़ा ही है। तो आपको कुछ दिन के लिए मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन कर लेना, दूर रखना है खुद से। और यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी यूट्यूब से वीडियो देखने तो एमसीक्यूज़ की, तो आपको ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से वो स्टडी के अंदर यूज़ कर सकते हो। बाकी फालतू कामों के लिए वो मोबाइल थोड़ा दिन के लिए साइड में रख दो। और नोट्स खुद बनाए और उन्हीं से रिवाइज करें। मतलब खुद की नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आसानी से पढ़ सकते, खुद को समझ भी आ सकता है। तो खुद की नोट्स बना के पढ़ते हो ना, उसके अंदर एग्जाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आने के जो मार्क्स आने के चांस रहते हैं, स्कोरिंग भी ज़्यादा होती है। और किसी एक अच्छे स्कोर से पढ़े, हर बार नया मतलब ऐसा नहीं करना कि एक सोर्स से पढ़ना, आपको जहाँ से शुरू करिए वहाँ से। ऐसा नहीं कि आधा यहाँ से पढ़ लिया, आधा बीच में से, आधा लास्ट में से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। आपको एक सोर्स से पढ़ना है, उसके बाद उसको एंड करना है और हर बार नया जो है टॉपिक स्टार्ट नहीं करें।
अब कुछ और भी है, तो ये तो जो मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपको स्टडी प्लान करनी है, सिलेबस किस प्रकार रहना है और आपको कौन सी स्टडी बायोलॉजी की और फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी की किस प्रकार करनी है और मॉक टेस्ट और PYQ स्टडी के बारे में बता दिया। तो आज के तो ये था। अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नर्सिंग इंस्पायर्ड के साथ शेयर करें, और भी जो आपके सहपाठी है और जो नर्सिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये जो वीडियो है वो शेयर करें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है वो आपको किस टॉपिक पर है वो वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वो नेक्स्ट वीडियो चाहिए। कट ऑफ से रिलेटेड कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है, या फिर कॉलेज कौन कौन सी है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी, इनकी लिस्ट के बारे में, या फिर स्टडी नोट्स के बारे में कि स्टडी नोट्स के बारे में कि बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।